Shut up and sit down. 1.3 Scope of Political Science. Here we shall learn about the scope of political science in terms of role of the state, function of government and its relationship with citizens. तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है इसका क्या क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक राज्य का क्या काम होता है, सरकार का क्या काम होता है और उसके अपने नागरिकों के संग कैसे संबंध हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए 1.3.1 रोल ऑफ द स्टेट। राज्य क्या क्या रोल है, क्या भूमिका है। द टर्म स्टेट इन इट्स मॉडर्न सेंस वॉज द फर्स्ट यूज्ड बाय मैकिवेल 1469 to 1527, द इटालियन स्टेटमैन। अब देखिए जो टर्म है स्टेट, राज्य, मॉडर्न सेंस में इसको सबसे पहले इस्तेमाल किए थे मैकिवेल। इनका जन्म हुआ था 1469 में और मृत्यु 1527 में। ये इटालियन स्टेटमैन थे। द स्टडी ऑफ द स्टेट हैज सिंस रिमेन्ड द फोकल पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तब से जो राजनीतिक वैज्ञानिक है वो राज्यों के बारे में पढ़ना उनका फोकल पॉइंट, मेन बिंदु बना। द स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ 4 एलिमेंट्स। एक राज्य 4 एलिमेंट्स से बनता है। दीज आर द पीपल, वो क्या है, उनके लोग। द टेरिटरी ऑन विच दे लिव, वो जगह जहाँ वो रहते हैं। द गवर्नमेंट टू रूल एंड रेगुलेट द लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ पे कौन सा सरकार है जो उसके ऊपर राज्य करेगी, उसको चलाएगी, वहाँ पे जो लोग हैं उनके जीवन को। एंड सोवरेनिटी। अब देखिए एक राज्य इकलौता तो है नहीं, वो काफ़ी चीज़ों से मिल के बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चारों चीज़ों की बात करेंगे। Sovereignty, which implies unrestricted authority to take decision and manage its own affair. अब वहाँ की जो सरकार है उसको ये आज़ादी मिलती है कि वो अपने राज्य के ऊपर निर्णय ले सके, उसके काम को कर सके। Sovereignty मतलब क्या होता है, संप्रभुता, ठीक है। सुप्रीम पावर या अथॉरिटी मिलती है वहाँ की सरकार को। You will read in detail about these 4 elements in the second lesson. अब इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें आप ये चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए हमारे चैनल में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अगर आप लाइन से पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस बनाते हैं। द रोल एंड नेचर ऑफ द स्टेट हैव बीन इंटरप्रिटेड डिफरेंटली। आप देखिए एक राज्य की क्या भूमिका होती है, उसका क्या नेचर है, रोल और नेचर, इसको अलग अलग तरह से देखा गया है। मॉडर्न वेस्टर्न लिबरल थिंकिंग, अबाउट विच यू विल स्टडी मोर इन 4th lesson, अरोज विद द कॉमर्शियल मर्केंटाइल रिवॉल्यूशन इन वेस्टर्न यूरोप इन द 16th century and became prominent with the industrial revolution in the 18th century. These revolutions brought into focus a new economic system called capitalism. अब देखिए जो मॉडर्न वेस्टर्न लिबरल सोच वाले व्यक्ति थे, ठीक है, जो आप चौथे लेसन में आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, वो आरंभ हुआ कॉमेरियल मर्केंटाइल क्रांति के साथ वेस्टर्न यूरोप में 16वीं सदी में, और 18वीं सदी 18th century में औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ये और प्रोमिनेंट हुआ। अब देखिए बहुत सारी क्रांतियां आई और क्रांति के साथ साथ चीज़ें बदलती गई। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध होना। अब ये जो क्रांतियां थी, रिवॉल्यूशंस थी, इससे एक नया इकोनॉमिक सिस्टम, एक नई आर्थिक प्रणाली आई जिसका नाम है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के बारे में भी हमारा वीडियोस है बनाया हुआ, जिसको हम लोग पूंजीवाद कहते हैं, संपत्तिवाद कहते हैं, पूंजी तंत्र कहते हैं। मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड बॉट। बाजार एक ऐसा जगह है जहां पर सामान, सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं। इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलती है। कितना मांग है, कितनी आपूर्ति है, उसके ऊपर बाजार चलता है। मैनी पीपल रिगार्ड इट एज सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ करेक्टिंग प्लेस प्रोवाइडेड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। बहुत लोग मानते हैं कि बाजार खुद से चलता है, वह खुद से अपनी गलतियों को सुधारता है अगर वहाँ पे जो राज्य है उसका दखल ना हो। कंपटीशन इज द चीफ हॉलमार्क ऑफ मार्केट।
बाजार में कंपटीशन बहुत जरूरी है और इसी से बाजार चलता है. कैपिटलिज्म एंड मार्केट आर कंसिडर्ड टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. अब देखिए, एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, कैपिटलिज्म पूंजीवाद और मार्केट बाजार. द सोशल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन एंड लेटर द इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑल्सो नोन एज द bourgeois, was the major beneficiary of this system. अब जो सामाजिक ग्रुप्स बने, सोशल ग्रुप बने, जिसमें ट्रेडर्स थे, वो जो व्यवसाय करते थे, लेन देन करते थे, मर्चेंट्स थे, व्यवसायी थे, और बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट बने जिनको बॉर्गेस कहा जाता है, वो इस प्रणाली से, इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ उनको. द लिबरल्स एम्फेसाइज्ड दैट द कंसेंट ऑफ द पीपल इज द ट्रू बेसिस ऑफ द स्टेट. अब जो लिबरल लोग थे वह यह मानते थे कि जो राज्य में लोग रह रहे हैं, वह जो चीज़ को मानते हैं, वह जिस चीज़ के लिए अपना सहमति देते हैं, वही सच्चा आधार है एक राज्य का. अर्ली लिबरल थिंकर्स ऑल्सो कंसिडर्ड the state as a necessary evil, an evil but necessary for the purpose of protecting the individual from the external and internal enemies. अब देखिए, पहले क्या होता था, जो लिबरल थिंकर्स थे, ठीक है, वो क्या सोचते थे कि एक राज्य जो है वो एक दुश्मन की तरह है, लेकिन बाद में वो यह समझ पाए कि ये ज़रूरी है ताकि जो बाहर से हमारे दुश्मन है या जो आपके राज्य में आपके दुश्मन है, इनसे लोगों को बचाया जा सके. अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, द गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट. अब इस ओपिनियन में, ठीक है, इस नज़रिए में यह पाया गया कि सरकार सबसे अच्छी है जो कि लोगों को संभालती है, उनका रखवाली करती है, उनके ऊपर राज करती है. इन अदर वर्ड्स, द स्टेट शुड बी अ पुलिस स्टेट एंड हेंस अ लिमिटेड वन. तो दूसरे शब्दों में जो राज्य है उसको पुलिस राज्य होना चाहिए, ठीक है, और ये लिमिटेड होना चाहिए. इट शुड बी लिमिटेड इन डिफरेंट सेंस, एज जॉन लॉक, द फेमस इंग्लिश लिबरल फिलोसोफर ऑफ द 17th century said, it is there to protect the individual's natural right to life, liberty and property. अब ये लिमिटेड इस नज़रिए से है कि जैसे जॉन लॉक, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश लिबरल फिलोसोफर थे 17वीं शताब्दी में, उन्होंने कहा कि जो राज्य की सरकार है उसका काम क्या है, जो व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं उनका जीने का, उनको जो हक मिले, उनको आज़ादी मिले, उनका जो संपत्ति है वो सबको सरकार प्रोटेक्ट करे. राइट्स आर क्लेम बाय एन इंडिविजुअल ऑन द स्टेट. अब देखिए, एक व्यक्ति जो अपने राज्य पे क्लेम करता है, हक जगत बताता है, वो उसका राइट्स है. जो चीज़ आपका है वो आपका है. नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स विथ विच एन इंडिविजुअल इज सपोज टू हैव बीन बॉर्न. अब देखिए, कुछ आपको हक प्राकृतिक रूप से मिलता है, ठीक है, जहाँ पर आप जन्म लेते हैं वहाँ पे आपके रहने का, वहाँ पे आपका ख्याल रखा जाए, आप वहाँ पे काम कर सके, अपना जीवन जी सके, ये हक आपको जन्म के साथ मिलता है. These are, so to say, God given rights. अब ये जो आपका हक है ये आपको भगवान द्वारा दी जाती है. More importantly, individual is supposed to have acquired them even before the state came into existence. अब देखिए, एक व्यक्ति को ये सारा जो उसका हक है, ये राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, राज्य बनने से पहले ही उसको मिला है. The more important implication is that since the state has no role in the creation or granting of these rights, it cannot take away or abridge this right. अब देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये कि राज्य के पास कोई हक नहीं है कि वो इस तरह के किसी हक को बना सके, ठीक है, या किसी को ये हक दे सके कि वो जिएगा, वो कैसे रहेगा. तो वो ना तो ये हक जो भगवान द्वारा आपको दिया गया है, वो ना तो वो आपसे छीन सकता है, ना उसको बदल सकता है. By contrast, the Marxist view, about which you will study more in the 4th lesson, does not consider the state as an impartial institution. अब देखिए, मार्क्सिस्ट व्यू, जिसके बारे में आप आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे, जब चौथे चैप्टर का वीडियो मैं बनाऊंगा,
प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देखेंगे, आपको लाइन से मिलेगा, या तो फिर ऊपर व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पे रिप्लाई जल्द से जल्द हमारी टीम द्वारा दिया जाएगा। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि डज नॉट कंसिडर द स्टेट एज इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन। अब वो ये नहीं मानते हैं कि जो राज्य है वो एक अलग संस्था है। इट asserts that throughout the centuries the state has been a tool in the hands of the haves for exploiting and dominating the have-nots। अब वो कहते हैं कि सदियों से जो राज्य है वो एक ऐसी शक्ति बनी, एक ऐसा टूल बना जिससे जिन लोगों के पास काफी कुछ है वो उन लोगों का शोषण करते हैं, उन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। अब देखिए, हैव्स किसको कहते हैं? अमीरों को। हैव नॉट्स गरीबों को। तो आप ये सुनते आए होंगे और देखते भी आए होंगे कि जो अमीर है वो गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं। इन द फ्यूचर क्लासेस सोसाइटी लाइक द कम्युनिस्ट सोसाइटी द स्टेट वुड विदर अवे। अब देखिए, बाद में कम्युनिस्ट सोसाइटी आया, ठीक है। अब वो लोग क्या किए? वो लोग साम्यवादी थे, ठीक है। वो लोग समाज के हिसाब से काम करने लगे। तो वो जो स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो अलग हो गया। द गांधीयन व्यू, द स्टेट वुड जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस बाय एक्टिंग एज अ ट्रस्टी ऑफ द पीपल। अब गांधी जी के नजरिए में गांधीयन व्यू जो था कि जो राज्य होगा वो क्या दिखाएगा? वो वहां पे रहने वाले लोगों का एक ट्रस्टी होगा। इट शुड हेल्प द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट वन। जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, राज्य को उनकी मदद करनी होगी। इट शुड रिस्टोर टू हिम और हर अ कंट्रोल ओवर हिज और हर ओन लाइफ एंड डेस्टिनी। अब वो जो व्यक्ति है, जो गरीब है, कमजोर है, उसको वह ये हक देगा, उसको मदद करेगा ताकि वो अपने जीवन को ठीक कर सके, उसका अपने जीवन पर नियंत्रण हो और वो जिस राह में जाना चाहे वह जा सके। किसी भी व्यक्ति का जीवन वह खुद चलाए, कोई और नहीं। द वेलफेयर स्टेट which slowly emerged during the 1930s tries to promote the well-being of its citizens, especially the poor, the needy, the unemployed and the aged। अब देखिए, वेलफेयर स्टेट आ गया कब? जो आस्ते आस्ते 1930 तक सामने आया। वेलफेयर मतलब लोगों का अच्छा करना, ठीक है। इस उद्देश्य से अब राज चलने लगा। अब यहाँ पे किन लोगों के ऊपर ध्यान दिया गया? अपने राज्य के नागरिकों पर। कौन से नागरिक? जो गरीब थे, जो जरूरतमंद थे, जिनके पास नौकरियां नहीं थी या जो बूढ़े हो गए थे, इन लोगों के जीवन पर ध्यान दिया गया, कैसे इनके जीवन स्तर को अच्छा किया जाए। इट इज नाउ जनरली अग्रीड दैट द वेलफेयर स्टेट एग्जिस्ट टू प्रमोट कॉमन गुड। अब यह माना जाता है कि जो वेलफेयर स्टेट है ये सबके लिए अच्छा करने के लिए बनाया गया है। सो द फंक्शन ऑफ द स्टेट हैव इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। तो जो राज्य का कार्य है वह बहुत मायनों में बढ़ गया। The state to act as a trustee of the people means that it should hold the people's power as a trust for welfare of the people। अब देखिए, the state of act as a trustee, जो राज्य है वो ट्रस्टी की तरह काम करेगा लोगों के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? वो लोगों की शक्तियां उनके पास रहेंगी, लोगों का विश्वास उनके पास रहेगा ताकि वह लोगों के लिए अच्छा कर सके। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, आप उस राज्य में वोटिंग देके अपनी सरकार को चुनते हैं। क्यों? आप उनको अधिकार देते हैं, आप उनको शक्तियां देते हैं, हक देते हैं ताकि वह आपका अच्छा कर सके। इट शुड नॉट कंसिडर पीपल एज हेल्पलेस सब्जेक्ट बट एज को रूलर्स इन इट्स गवर्नेंस। अब लोगों को जो राज्य कर रहे हैं, जो सरकार में है, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि जो आम लोग हैं वो हेल्पलेस हैं। हालांकि उनको यह समझना चाहिए कि वो भी आपके साथ ही राज कर रहे हैं, बस सत्ता आपके हाथ में है क्योंकि आपको चुना गया है कि आप सरकार को चलाएं, राज्य को आगे बढ़ाएं, विकसित करें। पावर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन अफेक्टिंग द एटीट्यूड और एक्शन ऑफ अनदर। अब देखिए, पावर, शक्तियां, इससे क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसा आपका क्षमता है जिससे एक व्यक्ति अपने एटीट्यूड से, अपने काम से दूसरों को प्रभावित करे। आई हैव पावर ओवर यू इफ आई कैन मेक यू डू व्हाट यू वुड नॉट हैव डन अदरवाइज।
अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो मैं आपसे करवा रहा हूं, आप खुद से नहीं करते लेकिन मेरे कहने पे आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर मेरा पावर है, ठीक है, मैं आपके ऊपर राज कर रहा हूं, मेरी शक्तियां आप पर हावी हैं। बट पावर इज नॉट ऑलवेज एक्सरसाइज्ड ओपनली, लेकिन जो शक्तियां हैं ये हमेशा खुले रूप में लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इट कैन बी एक्सरसाइज्ड इन अनसीन वे एज इन कंट्रोलिंग द एजेंडा। अब ये जो शक्तियां हैं ये कभी कभी इस तरह से इस्तेमाल होती हैं जिससे आपका काम पूरा हो। लोगों को दिखेगा नहीं कि आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपका काम, आपका उद्देश्य पूरा होगा। However, power can be best exercised when I can convince you about what is good or bad for you. हालांकि जो शक्तियां हैं ये अच्छे रूप में तब इस्तेमाल की जा सकेंगी जब मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए खराब है। To that extent, my power over you would be complete. उस हद तक मेरा जो शक्ति है आपके ऊपर वह पूरा हो जाएगा। And this dominance would always go unchallenged. और यह जो मैं आपको डोमिनेट कर रहा हूँ, आपके ऊपर राज कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यह समझा रहा हूँ आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ आप उसी के हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा बात भी पूरा हो जा रहा है और मैं जो बोल रहा हूँ वो आप कर भी रहे हैं और किसी को खराब भी नहीं लग रहा है। बाय द पावर ऑफ गवर्नमेंट वी थिंक ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब सरकार का जो शक्तियां होती हैं उससे हम लोग सोचते हैं सरकार के बारे में दूसरी चीजें। वी थिंक ऑफ मिनिस्टर्स हु हैव डिपार्टमेंट्स अंडर देम फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ओवर द एरिया ऑफ देयर डोमेन्स। हम लोग उन राजनीतिक लोगों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में सोचते हैं जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, और उनको कुछ शक्तियां दी गई हैं ताकि उनका जो क्षेत्र है उनमें वो काम कर सके। देयर इज द ब्यूरोक्रेसी and the enormous structure of governmental administration which has power over us. आप देखिए, सरकार का एक क्षेत्र प्रणाली है, ठीक है, सरकार के पास काफी शक्तियां हैं, ठीक है। नौकरशाह, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही होता है, ठीक है। सरकार के लिए हम लोग काम करते हैं ताकि हमारे राज्य का, हमारे देश का विकास हो। सरकार का जो प्रणाली है बहुत बड़ा है, बहुत बड़े रूप में सरकार काम करती है। इट कैन कंट्रोल आवर लाइव्स इन वेरियस वे बाय मेकिंग, एडमिनिस्ट्रिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉज। सरकार हमारे जीवन को काफ़ी हद तक, काफ़ी तरह से नियंत्रित कर सकती है, कानून लाकर, कानून बनाकर, हमारे ऊपर कानूनों को लागू करके। हेयर वन थिंग इज टू बी नोटेड, यहाँ एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। Power does not lie only in the highly publicized areas of social life like government, administration, elections, etc. शक्तियां जो है ये सिर्फ उन लोगों के पास नहीं है जो बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, जैसे कि सरकार हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इलेक्शंस हुआ। It also exists in small institutions like family, etc. अब ये छोटे छोटे जो संस्थाएं होते हैं उनमें भी होता है, जैसे परिवार हुआ। Many feminists are of the opinion that inside the private world of a family, man exercises power and dominance over women. अब बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, नारीवादी लोग, वो लोग एक स्त्री के अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि परिवार में जो पुरुष हैं वो महिलाओं के ऊपर अपने शक्ति को आजमाते हैं, महिलाओं को दबा के रखते हैं। Hence it is very aptly said, even the personal is political. इसलिए कहा जाता है कि जो बहुत निजी है वहां पर भी राजनीति है, हर एक परिवार में राजनीति चलती है। Another thing to be noticed is that there is a distinction between legitimate and illegitimate power. अब देखिए, दूसरी चीज ये भी है जो कि समझना है कि आपके पास कुछ कानूनी शक्तियां हैं और कुछ गैर कानूनी शक्तियां हैं। There can be power which is considered right or proper, while another may be improper. अब कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि हाँ ये सही है, ये सही तरीका है, और कुछ ऐसी हैं जो कि गलत है, गलत तरीका है। A dacoit power over me is very real because if I do not comply with his wishes, I might lose my life or limb. अब देखिए, मान लीजिए कोई डकैत है, उसके पास शक्तियां हैं, ठीक है, वो आपके पास आता है डकैती करने, तो हो सकता है
कि अगर आप उसकी बातों को ना माने तो वो आपको जान से मार दे या तो आपके शरीर के अंगों को अलग कर दे. बट इट इज़ नॉट प्रॉपर पावर एज इज जनरली अंडरस्टूड. लेकिन ये शक्तियाँ जो है वो सही नहीं है, ये गलत है. कॉन्ट्ररी टू it, the power that the government's representatives, policemen और judges exercise over me is a proper power. आप देखिए, इसके विपरीत अगर मैं कहूँ कि जो सरकारी लोग हैं, जो पुलिसमैन हैं, जो जज हैं, अगर वो मेरे को कुछ सज़ा दे रहे हैं अपने तो वो सही है, क्योंकि वो मेरे संग तभी कुछ गलत करेंगे या मेरे ऊपर तभी शक्तियाँ आजमाएंगे जब मैं कुछ गलत करूँगा. मेरी गलती की सज़ा वो मुझे देंगे. लेकिन डकैत जो है वो मुझे बिना किसी गलती की सज़ा दे रहा है. द डकैट्स पावर इज इलेजिटिमेट पावर वाइल द गवर्नमेंट्स पावर इज लेजिटिमेट. अब जो डकैत है उसका जो शक्ति है वो गैर कानूनी है और जो सरकार की शक्तियां हैं वो कानूनी है. एंड द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ओवर मी इज कॉल्ड अथॉरिटी. और जो संस्थाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, उनका जो शक्तियां हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है. अथॉरिटी कंटेन्स द टू आइडियाज ऑफ पावर एंड लेजिटिमेसी. अब ये जो अथॉरिटी होती है इसमें दो सोच है, एक है शक्तियाँ, दूसरी कानूनी चीज़ें. अथॉरिटी इज दैट फॉर्म ऑफ पावर विच इज़ लेजिटिमेट. इट इज़ पावर प्लस लेजिटिमिटीज. अब देखिए, आपके पास जो अधिकार है, जो अधिकार दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, ये क्या है? शक्तियों का एक रूप है जो कि कानूनी रूप से सही होनी चाहिए, कानूनी शक्तियाँ होनी चाहिए, कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता. आगे 1.3.2 सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट. नागरिक और सरकार. द गवर्नमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट थ्रू विच द लेटर रियलाइजेज इट्स ऑब्जेक्टिव. सरकार जो है वो राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये अपने उद्देश्यों को पूरा करता है. थ्रू इट्स थ्री ऑर्गन्स, दैट इज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, इट मेक्स लॉज एंड रूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स देम, maintains peace and order in the country and resolve clashes of interest. अब देखिए, इसके तीन अंग होते हैं, तीन भाग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिससे वह नियम बनाता है, लॉज बनाता है, कानून बनाता है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है और देश में शांति कायम करता है, ठीक है, ताकि जो नागरिक है वो अच्छे से रह सके और जो लोगों के बीच में दुश्मनी है, जो मन नहीं मिलता है लोगों का, वो पूरा ठीक हो सके. अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जिन लोगों के साथ रहें, आपके देश में जितने लोग हैं, सबका एक ही सोच हो. इट ऑल्सो ट्राइज टू इंश्योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ द कंट्री. अब देखिए, ये भी चीज़ सरकार को देखनी पड़ती है कि जो लोग उसके क्षेत्र में रह रहे हैं वो एक साथ रहें, उनका सोच एक हो, और सोच एक ना भी हो तो लोग एक साथ जीवन व्यापन करें. Modern democratic government perform many other functions for the development and welfare of citizens and the society as a whole. अब देखिए, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ऐसे कार्य करती है जिससे उसके नागरिकों का विकास हो, उनका अच्छा हो और पूरी तरह से समाज का भी अच्छा हो. This is especially so in developing country like ours. अब यह एक विकास हो रहे देश में, जैसे कि भारत एक विकासशील देश है, उसमें होता है. देखिए, सबका विकास होगा तभी आपके देश का विकास होगा, तभी आप अच्छी जगह रह पाएंगे. द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट इज रेसिप्रोकल. अब देखिए, सरकार और उसके नागरिक के बीच जो संबंध है वो पारस्परिक संबंध है, म्यूचुअल है, मिलकर ये लोग चलते हैं. दैट इज सिटीजन्स आर मेंबर्स ऑफ द स्टेट. जो नागरिक है वो कौन है? राज्य में रहने वाले हैं, वो उसके मेंबर्स हैं. द स्टेट रिकॉग्नाइज सर्टेन राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड इन टर्न एक्सपेक्ट सर्टेन ड्यूटीज फ्रॉम देम. अब जो राज्य है वो क्या करता है? वो अपने राइट्स को, अपने अधिकार को समझता है, नागरिकों के अधिकार को समझता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि वो जो नागरिक हैं वह अपने कामों को सही से करें. So far as the right of the citizens are concerned, they can be divided into three: civil, political and social. अभी तक जो नागरिकों के जो राइट्स है, जो उनका अधिकार है, उनके बारे में जो समझा गया, इससे इनको तीन भागों में बांटा गया: सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल.
सिविल राइट्स आर दोज राइट विच आर नेसेसरी फॉर द फ्रीडम लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। अब आपका जो सिविल राइट्स है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति को जो नागरिक अधिकार मिले, वह आज़ादी से अपने राज्य में रह सके, वो जो चाहे वो कर सके, लेकिन वो कानूनी रूप से सही होना चाहिए। दे इंक्लूड द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। अब देखिए, जो आपके राज्य में रहने वाले नागरिक हैं, उनको अपने जीवन को जीने का अधिकार होना चाहिए, वो जैसे चाहे अपने जीवन को जिए। उनको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, वो जो चाहे वो बोल सके, लेकिन ध्यान रहे आप जो भी काम करें कानून के दायरे में रह के करें। साथ ही साथ अपने सोच को वो लोगों के सामने रख सकें, वो प्रॉपर्टीज़ खरीद सके, अपना पूंजी बना सकें, साथ ही साथ वो किसी के संग कॉन्ट्रैक्ट में आ सके। जो नियम कानून आपके राज्य में है वो सभी के लिए एक हो, सभी को प्रोटेक्शन मिले। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए अलग नियम, गरीब के लिए अलग नियम, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इम्प्लाइज इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। अब देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब एक है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिले। ऐसा नहीं कि हाँ, ये व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति कुछ गलती करता है और गरीब व्यक्ति कुछ गलती करता है, तो दोनों को एक समान देखा जाए, ठीक है। जो आप कानून लागू कर रहे हैं वो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड्स द राइट टू वोट एंड द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। आप देखिए, जो आपका राजनीतिक अधिकार है उसमें क्या है, हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी जाति धर्म का हो, गरीब हो अमीर हो, उसको वोटिंग का राइट मिले, वो सरकार को चुनने का उसको अधिकार मिले, साथ ही साथ वह इलेक्शन लड़ सके। सोशल राइट्स इंक्लूड्स द राइट टू सम डिग्री of economic welfare and security and the right to live the life of a civilized being according to standard prevailing in the society। अब देखिए, जो आपका सामाजिक अधिकार है उसमें क्या है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति हो, जो आपका इकोनॉमिक वेलफेयर हो, जो आपको सिक्योरिटी दी जाए, वो इतना हो कि आप एक अच्छा जीवन जी सके। ऐसा नहीं कि आपके राज्य में कुछ लोग बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं और अधिकांश लोग बहुत ही गरीबी की अवस्था में। एक स्टैंडर्ड हो, एक मापदंड हो जिसमें सबके जीवन अच्छे से सरकार उनको मौका दे कि वो अपने जीवन को अच्छा बना सके। इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अब देखिए, जो नागरिक है उसका यह काम है, उसका यह ड्यूटी है कि वह सरकार को कर भुगतान करे, टैक्स पे करे। दे शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट एंड अबाइड बाय द लॉज एंड रूल्स, शुड हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिजीजेस बाय इम्यूनाइजेशन एंड बाय कीपिंग नेबरहुड क्लीन। अब जो नागरिक है उनको सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार का जो नियम कानून है वो अगर नागरिक फॉलो करेंगे, मानेंगे, तभी आपका राज्य, आपका देश अच्छा बनेगा। साथ ही साथ जो लोग हैं उनको अपना ध्यान भी रखना चाहिए, इंजेक्शंस लेना चाहिए, दवाइयाँ लेना चाहिए ताकि बीमारियों से बच सकें। अपने आसपास का जो जगह है, अपना आस पड़ोस, वह उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। दे शुड हैव स्मॉल फैमिलीज टू हेल्प द गवर्नमेंट टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ। हम लोगों को छोटा छोटा परिवार रखना चाहिए ताकि जो सरकार है वह हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको ध्यान में रखे, उसको चेक कर सके। अब देखिए, आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो इससे हमारा ही नुकसान है। दे शुड प्रिजर्व पब्लिक प्रॉपर्टी, हेल्प इन कैचिंग एंड पनिशिंग एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एलिमेंट्स। अब जो आम जनता का जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इनको उनको बचा के रखना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग गलत काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको सरकार पकड़े और उनको सजा दे। फर्दर, द सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड रीजन शुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय अंडरस्टैंडिंग एन अग्रीमेंट एंड नॉट बाय वायलेंट मीन्स। अब देखिए, जो नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी प्रांत से हो, आपसी जो उनकी समस्याएं हैं वह उन्हें बात करके समझ के ठीक करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ के कोई गैर कानूनी तरीका, हिंसा का तरीका अपना के। देखिए, याद रखिएगा, हिंसा जो है वो आपको हमेशा गलत ही करवाएगा, वो आपको कभी सही नहीं करवाएगा। भले आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप तुरंत
कुछ पलों के लिए जीत गए, लेकिन वक्त दर वक्त जो गलत है वो सामने आएगा ही, और हिंसा से कभी आप जीत नहीं सकते पूरी तरह से। इन दिस वे a lot of resources, energy and time of the government can be saved for constructive purposes. अगर हमारे राज्य के, हमारे देश के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स, वो सरकार का साथ दें तो बहुत सारी ऐसी हमारी रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, जो हमारा एनर्जी है, टाइम है सरकार का, वो सब बचेगा ताकि सरकार और भी काम कर सके। आइए अब हम लोग देखते हैं 1.3.3 लिबर्टी। अब देखिए एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, आजाद रहना चाहता है। द टर्म लिबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर, मीन्स फ्री। अब देखिए जो शब्द लिबर्टी है वो कहां से आया है? एक लैटिन वर्ड है लिबर, जिसका मतलब फ्री, आजादी है। दस लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। तो लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता का मतलब हुआ आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम। फ्रीडम इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। एक व्यक्ति के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि वह स्वतंत्र रूप से रहे, वह स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कर सके। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, द टर्म लिबर्टी वॉज इनिशियली डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ द रिस्ट्रेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स। अब देखिए अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो ये पाया जाता है कि जो शब्द है लिबर्टी, ठीक है, वो क्या था? वो ऐसे दिखाया जाता था कि एक व्यक्ति का जो संयम है, ठीक है, उसको किसी चीज के लिए उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं किया जाए, उसको आज़ादी दिया जाए। दिस इज नोन एज द नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। अब देखिए यहाँ रीस्टेंट है। रीस्टेंट का मतलब क्या होता है? कठोरता। पहले लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाता था, तो ये क्या था? लिबर्टी के ऑपोजिट में। अर्ली लिबरलाइजेशन चैम्पियन नेगेटिव लिबर्टी। पहले के जमाने में जो लिबरलिज्म था वो नेगेटिव, आज़ादी के खिलाफ बात करते थे। जॉन स्ट्रॉट मिल, द 19th century इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर, डिस्क्राइब रीस्ट्रेंट ऑफ एन एविल। आप देखिए जॉन स्ट्रॉट मिल जो 19वीं सदी में 19th century में इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, वो बोलते हैं कि किसी के ऊपर सख्ती बरतना, कठोर बनना, यह उस समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए गलत है, उसके ऊपर दुष्प्रभाव है। मिल वॉज स्पेशली वरिड अबाउट द रीस्ट्रेंट्स कमिंग फ्रॉम द स्टेट एंड द सोसाइटी। आप देखिए मिल जो थे, जॉन स्ट्रॉट मिल, वो सबसे ज्यादा चिंतित इस बात से थे कि सरकार द्वारा, राज्य द्वारा, समाज द्वारा जो लोगों के ऊपर शक्ति बरती जाती है, जो उनसे क्रूरता की जाती है, कठोरता की जाती है। However, since individuals live together in a society, complete absence of restraint would neither be possible nor desirable. हालांकि जैसे आप जानते हैं कि एक समाज में व्यक्ति रहते हैं, नागरिक रहते हैं, एक एक लोगों से मिला के ही समाज बनता है, तो पूरी तरह से ये जो शक्ति है इसको हटाया नहीं जा सकता है, ये मुमकिन भी नहीं है। Further, differentiating between the self-regarding and other-regarding action is not always possible. साथ ही साथ अब आप क्या काम करना चाहते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन, दूसरे क्या कर रहे हैं, इसके बीच जो डिफरेंस है ये भी करना हमेशा मुमकिन नहीं है। इट हैज बीन वेरी एप्टली सेड दैट योर लिबर्टी टू स्विंग योर आर्म एंड्स देयर वेयर माई नोज बिगिंस। अब देखिए ये कहा गया है कि आपकी आज़ादी तभी तक है जहां तक मैं ना हूं। जैसे ही आप मुझसे टकराएंगे आपकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। तो आप तभी तक आज़ाद है जब आप अपने क्षेत्र में हैं। फॉर लिबर्टी टू बी एंजॉयड बाई एवरीवन इट शुड हैव रीजनेबल रिस्ट्रेंट। अब देखिए अगर सभी स्वतंत्रता का आनंद ले तो इसके लिए कम सख्ती बरतने की जरूरत है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। अब ये पॉजिटिव लिबर्टी का, स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट फर्दर मीन्स फ्रीडम टू बी अ मास्टर ऑफ वंस ओन सेल्फ। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग क्या से समझते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपने ऊपर आज़ादी है, वह जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वह कानूनी रूप से सही होना चाहिए। हैरोल्ड जे लास्की सपोर्टेड दिस कॉन्सेप्ट। हैरोल्ड जे लास्की इस सोच को, इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते थे। Freedoms are opportunities which history has shown to be an essential to the development of personality.
आज़ादी क्या है? ये इतिहास हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिखाता है, देता है, ताकि व्यक्तियों का विकास हो सके. द फ्रीडम ऑफ मैनी रिक्वायर्स रिस्ट्रेंट ऑफ लॉ ऑफ द फ्रीडम ऑफ सम. अब देखिए, अगर सभी की आज़ादी चाहिए तो कुछ लोगों की आज़ादी पर कानूनी रूप से रोक होना चाहिए. कहने का मतलब, अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ऊपर कुछ शक्ति बरतनी चाहिए ताकि सभी खुलकर जी सकें. लेटर लिबरल सपोर्टेड द पॉजिटिव लिबर्टी. बाद में जो लिबरल्स थे वो पॉजिटिव लिबर्टी को, स्वतंत्रता को सपोर्ट करने लगे, मानने लगे. 1.3.3.1 सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी. अब देखिए, लिबर्टी, स्वतंत्रता, ठीक है, इसको कैसे बचाया जा सकता है? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स टू द इंडिविजुअल इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी. अब देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक व्यक्ति की क्या क्या अधिकार हैं ये दिया हुआ है, ठीक है. अब वो बहुत ज़रूरी है कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बताए कि हर एक व्यक्ति का क्या अधिकार है और उसको कैसे कैसे स्वतंत्रता मिलेगा, ठीक है. दिस वे द गवर्नमेंट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एनक्रोचिंग अपॉन द फ्रीडम्स ऑफ द पीपल. अब देखिए, इस तरह से जो सरकार है वो जो उसके नागरिक हैं उनका जो आज़ादी है, ठीक है, उस पर अतिक्रमण या उस पर दबाव वो नहीं डाल सकते. कौन? सरकार. संविधान में लिखा है कि किस व्यक्ति का क्या अधिकार है और उसके हिसाब से ही सरकार को चलना है. इम्पार्शियल जुडिशरी इज राइटली कॉल्ड द वॉच डॉग ऑफ लिबर्टी. अब देखिए, इम्पार्शियल जुडिशरी मतलब जितने भी लोग हैं उनके लिए निष्पक्ष न्यायाधीश होना चाहिए. मतलब चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, कोई व्यक्ति कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए एक ही न्यायाधीश होना चाहिए, एक ही न्याय होना चाहिए. विदाउट इट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल वुड बी मीनिंगलेस. इसके बिना एक व्यक्ति का, एक नागरिक का जो स्वतंत्रता है वह किसी मायने नहीं रहेगा. कहने का मतलब, मान लीजिए अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून, तो इससे तो फिर एक अलग तरह का माहौल बनेगा और जो सबकी आज़ादी की बात है वो नहीं रहेगी. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज अनदर इंपॉर्टेंट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी. अब देखिए, जो डिसेंट्रलाइजेशन है मतलब जो शक्तियां हैं वो किसी एक ग्रुप के पास, एक पक्ष के पास ना हो, ये सब में मिल के हों. ये स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एक दूसरा बिंदु है. हिस्ट्री इज विटनेस टू द फैक्ट दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हैज वेरी ऑफन लेड टू डेस्पोटिज्म. अब देखिए, इतिहास में हम लोग को ये पता चलता है कि अगर जो शक्तियां हैं वो किसी एक के पास रहीं तो उससे तानाशाही बढ़ेगी. डेस्पोटिज्म मतलब तानाशाही, और तानाशाही कहीं के लिए भी अच्छा नहीं होता है. सेपरेशन ऑफ पावर, दैट इज द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी बीइंग सेपरेट इज अ ग्रेट एली ऑफ लिबर्टी. अब जो आपका पावर्स है, ताकत है, अगर वो सब अलग अलग लोगों के हाथ में रहे, ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर और जुडिशरी हो, और सब अलग अलग हो, तो ये आपकी स्वतंत्रता तक के मित्र हैं और ये स्वतंत्रता को जोड़े रखते हैं. मॉन्टेस्क्यू सेड पावर शुड बी अ चेक ऑन पावर. मॉन्टेस्क्यू के अनुसार शक्तियां क्या है? शक्तियां हैं कि दूसरों की शक्तियों पर ध्यान दिया जाए, कि कोई अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे. रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी इन द आइज ऑफ द लॉ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी. अब देखिए, लिबर्टी, स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए रूल ऑफ लॉ, कानून क्या होगा, साथ ही साथ सबके लिए एक कानून होना, सबको एक नज़र से देखना, यह भी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ज़रूरी है. दिस इज द बुलवॉक अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, कलर, क्रीड एक्सेट्रा. अब देखिए, ये किसके खिलाफ है? लोग जाति के धर्म में, जाति, अमीर गरीब, रंग रूप,
समुदाय, इसमें लोगों के बीच में अंतर्भेद करते हैं। ठीक है, तो ये इसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट मतलब इसके खिलाफ कहता है कि सबके लिए स्वतंत्र है, सबके लिए एक ही नियम। बुलवॉक का मतलब बांधा लाना, किसी चीज पे रुकावट करना। A large measure of social justice or diffusion of social and economic privileges is a prerequisite for liberty. अब बहुत बड़े क्षेत्र में जो सामाजिक न्याय है, ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से लोगों को प्रिविलेजेस दिया जाए, सेवाएं दी जाती हैं, वो भी आपके स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। ठीक है, अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज का प्रचार करना, किसी चीज का फैलाव होना, एक्सपेंशन। इफ प्रिविलेजेस बिकम द प्रीरोगेटिव of the select few, then effective liberty would be denied to the vast majority. अगर मान लीजिए कुछ ही लोगों को प्रिविलेज दिया जाए, मतलब कुछ लोगों का ज़्यादा ख्याल रखा जाए, उनके लिए ज़्यादा सुविधाएं हो, तो बड़े तौर पर ये जो आज़ादी है वो लोगों को नहीं मिलेगी। A well-knit party system is also indispensable for the preservation of liberty. अब देखिए, स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए एक अच्छी तरह से संगठित पार्टी की जरूरत है, जो कि आपके राज्य को, आपके देश को अच्छे से चलाए। All these institutional safeguards are inadequate to preserve liberty if the citizens themselves do not possess the proud spirit to preserve it. अब ये जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि रक्षा कर रही हैं, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता को बनाए में आपकी मदद कर रही हैं, तो ये तभी मुमकिन है जो आपके नागरिक हैं वो इस पर गर्व करें, अपने स्वतंत्रता पर, और अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखें। People should always be on their toes to ensure that their liberty is not encroached upon. लोगों को हमेशा ये चीज़ ध्यान देखना चाहिए कि उनकी जो स्वतंत्रता है उस पर कोई आँच ना आए, उनकी स्वतंत्रता उनसे छीनी ना जाए। Eternal vigilance, it has been rightly said, is the price of liberty. आप देखिए, इटर्नल विजिलेंस मतलब अंत सतर्कता। आप अगर खुद से सतर्क रहेंगे तभी आप आज़ाद रहेंगे, आप स्वतंत्र रहेंगे। तो आपको हर एक हाल में सतर्क रहना ज़रूरी है।